वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। कैसे हैं सब लोग? तो नया दिन, काफ़ी लोगों को आज 10 दिन से भी कम बचे होंगे शायद। अब कि 10 दिन बचे हैं? कितना समय बचा है अभी? हाय पीपी, हाय बीएस, हाय एसजी, हाय आरए। तो समय थोड़ा कम होता जा रहा है। हाय प्रत्युष, गुड इवनिंग। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था, आज हम केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस रिवाइज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। हाय हर्ष, मैं इस क्लास के अंदर आपको बेसिक टॉपिक्स बताऊंगा। हाय हर्षित। उस बेसिक टॉपिक्स के बाद क्लास के एंड के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हाय धीरेन्द्र। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और ये क्लैरिटी भी आएगी कि कितना डिफिकल्ट पेपर जेन्युइनली आता है। देखो, काफ़ी बार तो लोग अपने मन से ऐसे ही हार मान लेते हैं कि पेपर मन से ही मान लेते हैं कि डिफिकल्ट आएगा। हो सकता है इतना डिफिकल्ट ना है, ऐसा भी होता है। So you will get a real check of what is important, what is not. Hi Shrishti. And we have busted these myths for difficult chapters like thermodynamics, ionic, electrochemistry. These were difficult chapters, but they are not so difficult, right? केमिकल काइनेटिक्स तो गिफ्ट है। अगर आ गया केमिकल काइनेटिक्स का सवाल तो वो होना ही है। ठीक है, बेसिक टॉपिक्स, अरे हर चैप्टर में से एक सवाल आएगा मेरे भाई। बेसिक से क्या होगा, ये कोई बोर्ड्स थोड़ी है। हाय देवशीष। सो एक बात ये ध्यान रखिए, हाय ओम, डू नॉट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हाय धीरज। बेसिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज अरे ये तो डिफिकल्ट है, छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? अगर उस टॉपिक से इजी सवाल आया तो होना चाहिए तुमसे, और इजी सवाल सबसे हो जाते हैं। तो छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, हर चैप्टर से एक ही सवाल आने वाला है। जेई मेंस की बात कर रहे हैं, टेक वन एट अ टाइम। ओके, so now basically if I am preparing for JEE mains, prepare for JEE mains. Uh, once you are going to be clearing the mains, then we will start for JEE advance also. Hi Shrishti, hi Suprit, hi Shubham, hi Vaibhav. तो एक बात ये ध्यान रखो यार कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10-15 दिन ही बचे हैं। काफ़ी लोगों के पास उससे कम भी बचे हैं टाइम। फोकस करेंगे अपन, ठीक है। हाय अभिनव, हाय मोहित। शुरू नहीं हुई है क्लास अभी तक। हाय एस के, आई एम गुड। तो क्या करने वाले हैं आज? हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। हाय अक्षय। एनसीईआरटी सफिशिएंट है इनऑर्गेनिक के लिए? यस। फिजिकल के लिए थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रियांशु हाय, गुड इवनिंग। मैं विपुल मेहता, जो लोग मुझे नहीं जानते, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अगर आपके पास वाइली पब्लिकेशन की फिजिकल केमिस्ट्री है, चाहे वो जेई की है चाहे वो नीट की है, मैं उसका ऑथर हूँ। अभी 1 मिनट बचा है। लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो लोग नए आए हैं, नमस्ते वैभव। Join the class on time, watch the complete lecture. In case you miss any class, watch the recording. Anyways, attend all the lectures, revise the previous class topics before coming to the class. Be polite, be kind with your friends, with your teachers, and don't spam in the class. This is not a platform for that. Don't use uncivilized language. No obscenity allowed. In case you have any academic doubts, you can ask in the My Doubts tab, which is near the chat tab, without disturbing the class. Okay. System requirements, you are watching this on laptop, you can use Chrome Firefox. If you are watching it on mobile, Android version 6 or above. याद हो गई है लाइन। मुझे भी। धीरज हाय। क्लास के लिए अगर आपको स्मूथली एक एक्सपीरियंस चाहिए तो ध्यान रखिए आपका इंटरनेट 5 Mbps से ऊपर होना चाहिए। लैग हो रहा है, पीके रिफ्रेश कर। तेरे एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे आज, ठीक है। हम पहले करेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में ये सारी चीज़ें करेंगे, फिर करेंगे सरफेस, सरफेस में कोलॉइड्स, और उसके बाद करेंगे एड्सॉर्प्शन। सो ये बॉल पार्क चीज़ें अपन आज फिनिश करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। चलिए चलिए चलिए, सब पेन पेपर रेडी रखिए, पेन पेपर रेडी रखिए। क्लास के एंड में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा, जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से ही आएंगे। तो ध्यान से, ध्यान से। अरे तो 12th वाले बच्चे भी तो हो सकते हैं ना अभी यार, जिनका ब्रेन्स हो। क्या यार, एक टाइम वेस्ट मत कर यार। चलो, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ए प्लस बी गिव्स सी सी प्लस डी डी।
तो मैं कह सकता हूँ -1/a इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/b इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू +1/c इंटू डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/d इंटू डी ऑफ डी डी बाई डी टी। हाँ या ना? राइट तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये क्या है, -da/dt क्या होता है? -da/dt होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। अगर मैं कहता हूं -db/dt क्या होगा, तो वो होगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। अगर मैं कहता हूं +dc/dt क्या होगा, तो वो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। और +dd/dt क्या होगा? अरे फर्स्ट स्लाइड है भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो आपको कोई भी दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं आप। अब इसमें विशेष मंत्र क्या है? हाय भाई विष्णु, कैसा है? विशेष मंत्र क्या है? सुन लो ध्यान से। ये सारे जो भी रेट्स होते हैं दे आर इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो इफ गिवन in gram per liter per second change to mole per liter per second। क्लियर है क्या? ये गलती भूलना मत। तो अगर सपोज मैंने कह दिया कि ये da/dt है, ये 5 ग्राम पर सेकेंड है, तो गलत है तुम्हारा आंसर, क्योंकि पहले उसको तुम्हें 5 ग्राम पर लीटर से कन्वर्ट करने का 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो ये ध्यान रहेगी क्या बात सबको? हाँ या ना? अंकुर प्रणाम भाई, प्रणाम, आशीर्वाद। सबको ध्यान रहेगा ये? चलिए, ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी। तो अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जो इस टाइप के होते हैं उनको एलिमेंट्री बोलते हैं। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? n, यानी कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्लियर है? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी सेम होगा। ये क्लियर है क्या सबको? लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सपोज मैं कहता हूं a + 2b गिव c + d, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो एलिमेंट्री के सम से बनता है। सपोज इसका एलिमेंट्री है a गिव c, ठीक है, और अगर मैंने कह दिया 2b गिव्स d, सपोज मैंने ऐसा कह दिया, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो सिर्फ। सपोज मैं कहता हूं ये स्लो है, ये फास्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ द स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? RDS, यानी कि वो क्या हो जाएगा? K × A। अरे वॉल्यूम सही आ रहा है भाई, मेरे एंड से बिल्कुल सही है यार, ठीक है। साउंड नॉट कमिंग, रिफ्रेश कर यार। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। वॉल्यूम फाइन है यार, ठीक है। थोड़ा यार सब्र कर लो, सब सही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आपको मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो सपोज, अच्छा ऑर्डर क्या हो सकता है आपके पास? ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकलता है। ऑर्डर आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन दे आर इक्वल, ठीक है आरे, अदरवाइज नहीं। अरे एग्जाम्पल आ जाएंगे मेरे भाई, अभी करेगा ना तू सवाल सारे, ठीक है। हाफ लाइफ, तो अगर मैं कहता हूं ए से बनता है प्रोडक्ट, ठीक है,
तो t इक्वल टू 0 पे अगर मैं कहता हूँ उसका कॉन्सेंट्रेशन A है, ये 0 है, तो t इक्वल टू t पे मैं कहता हूँ इसके x मोल्स रिएक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया x। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A नॉट, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन AT, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये AT हाफ ऑफ A नॉट हो जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज T हाफ और T50। ये क्या होता है? टाइम टेकन फॉर concentration to become half of initial concentration। यहां तक क्लियर है क्या? तो अगर मैं कहता हूं कि सपोज यहां पे ये a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, a/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। तो कितने टाइम में a से a/2 हो जाता है? हाँ होता है ना यार एजे, वो सब मैंने नहीं लिखा है यार, अभी ऑब्वियस सी बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ यार। तुम्हारा जिनका ये देखो, ये उन बच्चों के लिए है जिनको एकदम डिटेल में पढ़ना है, माइक्रो कोर्स में आओ, मैं सब बता दूंगा ऑर्डर क्या होता है। एज ऑफ नाउ यार उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं जो वेस्ट का है, ठीक है। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर हाफ लाइफ का एक सिंपल फंडा याद रखो, हाफ लाइफ अगर मैं कहता हूं तो इट इज प्रपोर्शनल टू a टू द पावर ऑफ 1 माइनस n। ये क्लियर है क्या है बात? So T half is proportional to A to the power of 1 minus n, where n is order of reaction and A is initial concentration। ये बहुत ज़्यादा important है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जल्दी से मुझे बताओ एग्जाम्पल, सपोज मैं कहता कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ हाफ लाइफ क्या होगा? T half proportional to A to the power of 1। अगर मैं कहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होता? T हाफ प्रपोर्शनल टू A टू द पावर ऑफ 0, या T हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ A। अगर मैं आपसे कहता सेकेंड ऑर्डर है तो क्या होता? T हाफ प्रपोर्शनल टू A टू द पावर ऑफ -1। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, विशेष मंत्र क्या है ये ध्यान रखना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सपोज मैं कहता हूं आपके पास A गिव्स B है। अब ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली MS नाउ। इफ यू हैव गिवन A गिव्स B at t equal to 0, this is A, this is 0। at t equal to t, this is A minus x, this is x। yes or no? So I can say that if I ask you what is the rate of reaction, so I can say rate is equal to -1 by 1 into dA by dt, which is k, into order is 0, so k into A to the power of 0। yes or no? So can I say it is nothing but k? What is concentration of A at time t? This is concentration of A at time t, so basically I can say minus d A minus x by dt is equal to k। So I can say minus dA by dt will be 0, so this will be dx by dt is equal to k। So can I say dx integral is equal to integral k dt at t equal to 0, x is equal to 0, at x equal to x, t equal to t। So I can say the equation is x is equal to kt। yes or no? This is the integrated rate law for zero order reaction। Now if I ask you, yes, I have written it already SJ, don't waste time please don't waste time। यार ये क्यों कर रहा है यार SJ, मतलब तेरा जेई नहीं है तो क्यों दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहा है यार? x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट A नॉट माइनस AT। ध्यान से सोचो, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि A नॉट वर्सेस AT, राइट, सपोज मैं लैब में गया, अरे माइनस, अच्छा सॉरी ये कह रहे हो क्या? ये लो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है SJ। चलो अभी आगे बढ़े। सपोज मैं लैब में गया, मैंने कहा A नॉट माइनस AT की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये मैं इसको लिख देता हूं। A नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और मैं टाइम के साथ उसको प्लॉट करता हूं। अगर मैं टाइम के साथ उसको प्लॉट करता हूं, इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। मैं क्या कह सकता हूं?
कि अरे ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आया समझ में? सो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इसका हो जाएगा k, यानी कि रेट कांस्टेंट। ये क्लियर है क्या? अगर मैं इसमें हाफ लाइफ निकालता हूँ तो हाफ लाइफ कैसे निकालूंगा? हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? हाफ लाइफ कैसे निकालना सिखाया था मैंने। हाफ लाइफ का मतलब है a एट टाइम t शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ a नॉट, राइट? What is a at time t? A minus x. What is half into a naught is x. X is equal to a by 2. So I can say a by 2 is equal to k into t half. So can I say t half is equal to a by 2k? Yes or no? So if I say t half is equal to a by 2k, I can say that t half is proportional to a to the power of 1. So if I plot t half versus initial concentration, I will get a straight line and the slope of this line will be 1 by 2k. Simple enough. Now what is one important thing? At times they will not give you zero order reaction. So remember the unit of k. What will be the unit of k? So I can say this is rate. What is rate? Rate is mole per liter per second. So basically k into a to the power of 0 is equal to mole per liter per second. So can I say that the unit of k, if it is mole per liter per second, it implies it is zero order? Yes or no? So this is Vishesh Mantra. Look at the unit of k. If it is given as mole per liter per second, it is 0. Okay. Suppose I give you a first order reaction. So first order reaction is A gives B. Let's say t equal to 0, this is A, this is 0. T equal to t, this is A minus x, x, this is A naught. This is A at time t. Hi Weber. So I can say minus dA by dt is equal to rate, which is nothing but k into a to the power of 1. So I can say minus d of a minus x by dt is equal to k a minus x. So I can say it is dx upon a minus x integral is equal to integral k dt. If I solve this, I will get kt is equal to 2.303 log of a upon a minus x. Or I can say a at time t is equal to a naught e to the power of minus kt, one and the same thing. And if I ask you to find t half will come out to be 0.693 by k or ln 2 by k. This will be the value of t half. All this is something which you can simply put the values just like we did for zero order. Okay, so if I ask you what is a by at, so basically if I plot at, that is concentration at any time versus time t, it is going to be an exponentially decreasing curve, just like what happens in रेडियोएक्टिव रिएक्शंस. रेडियोएक्टिव रिएक्शंस में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डीके होता है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करते हैं. आरवाई रेडियोएक्टिव रिएक्शंस में यही फॉलो होता है. सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि आप log ऑफ a बाय ए एक्स या ln ऑफ a नॉट बाय ए टी प्लॉट करते हैं वर्सेस t प्लॉट करते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है तो आपके पास क्या आएगा? इसका स्लोप tan थीटा. अगर ln करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 1 बाय के. tan थीटा इज इक्वल टू के. अगर ln कर रहा हूँ 2.303 आएगा ही नहीं. सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि मैं हाफ लाइफ प्लॉट करता हूँ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जितना टाइम 5 से 2.5 होने में लगता है उतना ही टाइम 2.5 से 1.25 होने में लगेगा, बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 है या 2.5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां तक क्लियर है क्या? इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ यूनिट ऑफ के क्या है, तो यूनिट ऑफ के क्या आएगी? यहाँ पे विशेष मंत्र यूनिट ऑफ के क्या आएगी? ये है आपके पास मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये है आपके पास मोल पर लीटर. तो यूनिट ऑफ के क्या आएगी? सेकेंड माइनस 1. सिंपल इनफ. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं कहता हूँ 2a, या फिर मैं लिखता हूँ सपोज 2a गिव्स b टाइप्स का आपके पास रिएक्शन है, तो t इक्वल टू 0 पे क्या आएगा? a 0. t इक्वल टू t पे मैं कहता हूँ ये a माइनस एक्स है, तो ये x बाय 2 हो जाएगा. तो अगर मैं लिखता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू रेट, तो वो अब हो जाएगा k इंटू ए स्क्वायर. तो ये क्या आएगा? माइनस डी ऑफ a माइनस एक्स बाई डी टी
is equal to k a minus x का square. So what I will get is dx upon a minus x square integral is equal to integral k dt. So what I will get is 1 by a minus x minus 1 by a is equal to kt. So if I ask you what is t half, you can again put the value. So basically if I plot 1 by a naught, sorry 1 by at minus 1 by a naught, that will be equal to this is what I am talking about. So if I say half-life t half proportional to 1 by a, yeah, t half proportional to 1 by a, fine. So the unit of k here will be what? This is mole per liter per second. And this is mole square liter minus 2. So unit of k here will be mole क्या हो गया? स्टेटमेंट होती है एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी मल्टी स्टेप. ज़रूरत ही नहीं है यार उसकी, अभी मैं बता दूंगा सब, रुक जाओ. सो हो जाएगा मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकेंड माइनस 1. सपोज मैं कहता सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यार इसमें एक ट्रिक ध्यान रखो. आप इसमें इक्वेशन अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन सबको पता होती है, के की जगह बस के डैश होगा. सो के डैश टी इज इक्वल टू 2.303 log of a by a minus x. मैं प्रूव कर देता हूं अभी, ध्यान से देखो. सपोज मैंने कह दिया कि ये a प्लस बी गिव्स c प्लस डी है, ठीक है, ये एक्सेस है. अगर ये एक्सेस है तो t इक्वल टू 0 पे अगर मैं लिखता हूं ये a है, ये b है, ये 0 है, ये 0 है, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये a माइनस एक्स है, ये b माइनस एक्स है, ये x है, ये x है, यही लिखूंगा. So basically what I can say is rate is equal to k into a to the power of 1 b to the power of 1. So it is a second order reaction, but now since this is constant, so basically I am saying concentration of b, which is b minus x, is approximately equal to b, which is equal to constant. So can I say that the rate is effectively k into b, which is a new constant k dash, into a to the power of 1. So can I say it is nothing but rate is equal to k into a? Is it not the first order reaction? Instead of k I can write k dash. So the answer to this will be this only, yes or no. So if it is given to you that something is in excess, right, and there, so basically what are pseudo first order reactions? They are second order reactions which behaves like first order reaction. यहां तक क्लियर है क्या सबको? आवाज कम आ रही है मेरी? मैं तो उसी स्पीड से और उसी तरीके से बोल रहा हूं यार. अभी ठीक आ रही है? अभी अब कभी कभी हमको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये सवाल पूछेंगे, आपको प्रेशर दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, आपको कुछ रोटेशन दे देंगे. तो इसमें ट्रिक ध्यान रखो. ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक है क्रिएट a अपॉन a माइनस एक्स. कोई एग्जाम्पल याद नहीं करना है, कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखना है. ये ट्रिक याद रहेगी. क्या ट्रिक है? क्रिएट a अपॉन a माइनस एक्स. मैं एग्जाम्पल देता हूं एक, ध्यान से सुनो. सपोज मैं कहता हूं ये रिएक्शन है, a गिव्स b प्लस c. तो t इक्वल टू 0 पे मैं लिखता हूं कि ये a है, ये 0 है, ये 0 है. मैं t इक्वल टू t पे लिखता हूं कि ये a माइनस एक्स है, ये x है, ये x है. मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे लिखता हूं, ये 0 है, ये a है, ये a है. मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास के एंड में. जो लोग लेट आते हैं उनको मैं प्लीज फिर से कह रहा हूं, एक तो लेट मत आया करो. मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, क्लास के एंड में हम सारे प्रॉब्लम्स करेंगे. प्लीज क्लास का फ्लो मत तोड़ो यार. मुझे क्लास के अंदर अगर पूरी चीज को रिवाइज करनी है, ये मान के करनी है ना कि 10 दिन में आपका एग्जाम पे. जिन लोगों को बहुत जल्दबाजी है, इससे भी ज्यादा
राइट, आप माइक्रो कोर्सेज में आओ, यहाँ पे बाकी लोगों का प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, यही होगी ना। सपोज मैंने कहा एग्जाम्पल 1, मैंने आपको दे दिया कि प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टी इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है P1 और टी इक्वल टू टी पे दिया हुआ है P2। आपको बस यही दिया हुआ है, आपको ए माइनस एक्स नहीं दिया हुआ, तो क्या करोगे। सो आप कह सकते हो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो मैं कह सकता हूँ P1 प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एट टी इक्वल टू 0 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली P2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। So can I say P1 proportional to A and P2 proportional to A plus X? Now can you create A upon A minus X? बताओ A upon A minus X क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ। KT is equal to 2.303 log of, क्या कह सकते हैं बताओ, A की जगह क्या आएगा P1, A minus X क्या होगा 2P2 minus P1। आया समझ में, तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो ना। सपोज मैं इसकी जगह आपसे कहता प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टी इक्वल टू टी पे आपको दिया हुआ है P2 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको दिया हुआ है P3। इन्फिनिटी मतलब रिएक्शन खत्म हो गया, सपोज ये सवाल दे दिया मैंने, तो इसमें क्या कहोगे, P2 प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स और आई कैन से P2 प्रोपोर्शनल टू ए प्लस एक्स। अरे भाई सुन, रेडियो एक्टिविटी वाले डीओ, काइनेटिक्स तो कर ले पहले, रेडियो एक्टिविटी अपने आप हो जाएगा। P3 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जल्दी से बताओ, 0 प्लस ए 2a। नाउ कैन यू क्रिएट A अपॉन A माइनस एक्स, क्या होगा जल्दी बताओ। अच्छा सॉरी, ये 2P1 माइनस P2 आएगा, हाँ अभी ठीक है। यहां बताओ क्या होगा। नाउ आई वांट टू क्रिएट ए, तो ए क्या होगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 log of what is A is P3 by 2। now I want to create A minus X, so that will be P3 minus P2। ये सबको समझ में आ गया क्या। तो कभी आपको प्रेशर के टर्म्स में करेंगे तो कर लोगे सवाल, नहीं SH P3 माइनस P2 होगा ना, सिर्फ P2 नहीं होगा। सपोज इसकी जगह पे मैं आपको कभी कहता, एक हमको बोलते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है विच इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो अगर मैं कहता हूं कि सपोज ये है आपके पास केन शुगर क्या होता है, C12H22O11 plus H2O is in excess gives glucose which is plus and plus fructose is negative। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि t इक्वल टू 0 पे ये अगर a है, ये 0 है, ये 0 है, t इक्वल टू t पे क्या होगा, ये a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये 0, ये a, ये a। अब ये आपके पास क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या इक्वेशन होगी, k डैश t इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a upon a minus x, yes or no। Now one thing which we should remember here is optical rotation is given to you which is proportional to concentration। This is optical rotation। So let's say if optical rotation totally is given to you, again we can do this problem। So for example, if it is given to you total optical rotation of A plus B plus C at t equal to 0 is R naught, at t equal to t is RT,
and at t equal to infinity it is r infinity. So I can say, let's say this constant is r is equal to L into concentration. Let's say the concentration here is constant, here is L1, here it is L2, here it is L3. So can I say R naught is equal to L1 into A plus L2 into 0 plus L3 into 0? Can I say RT is equal to L1A minus X plus L2X plus L3X? And can I say R infinity is equal to L1 into 0 plus L2 into A plus L3 into A? So if I put A upon A minus X, so I am just putting a constant here, L into concentration, GK. So let's say the constant here is L1, here it is L2 and here it is L3. All three are optically active. So L1 into concentration is R naught, RT is L1 into A minus X plus L2 into X plus L3 into X. L is a constant. Simple. So if I have to create A upon A minus X, just do some maths. You will get this as R infinity minus R naught upon R infinity minus RT. This is more than enough for mains. Okay, CR. So they can give you some questions of these type. I think it will be easy for you to solve now. हाँ, this is given to you. अरे this is polarimeter किया है ना SJ. ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं करी क्या ऑर्गेनिक में? लेंथ ऑफ पोलारीमीटर इनटू कॉन्सेंट्रेशन C होता है, याद आया? सब भूल जाओ, है ना? अच्छा L1 L2 L3 सबको L मान लो, सबको L मान लो, फिर तो हो जाएगा. आर्रीनियस इक्वेशन क्या कहती है कि अगर ये रेट कांस्टेंट k है, सो ये रेट कांस्टेंट होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय RT, जहां पे EA क्या होता है आपके पास? एक्टिवेशन एनर्जी. क्या हो गया? व्हाट इज ABC इन ब्रैकेट? क्या ब्रैकेट यार? किस ब्रैकेट की बात कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा ये A है, ये B है, ये C है. ठीक है. T क्या होता है आपके पास? टेम्परेचर. अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या दिखाता है? दिस रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज. Basically this takes into account the probability that the collisions will be in the right direction. हाँ भाई सागर, इसका मतलब समझ लो क्या होता है. This represent percentage of particles having energy greater than equal to EA, और ये collision frequency की probability. बिल्कुल सही. तो इसमें विशेष मंत्र क्या है? पहली बात, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी कम करता हूं तो ये e टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय RT की वैल्यू बढ़ जाएगी. अगर वो बढ़ जाएगी तो मैं क्या कहूंगा? k की वैल्यू बढ़ जाएगी. यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्लियरिंग द एनर्जी बैरियर विल बी हायर, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज. अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? k की वैल्यू बढ़ जाएगी. कैसे? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये e की पावर माइनस EA बाय RT की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो k की वैल्यू बढ़ जाएगी. वैसे किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की रेट बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये रेट कांस्टेंट की रेट वैल्यू बढ़ जाती है. अगर मैं कहता हूं इसका ln लोगे तो क्या आएगा? ln k इज ln a माइनस EA बाय R इंटू 1/t. येस और नो? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्लॉट करो यहाँ पे ln k वर्सेस 1/t, तो क्या होगा? ये ऐसा लाइन आएगी एक. इसका स्लोप कितना आएगा? tan थीटा इज माइनस EA बाय R. तो कर लोगे क्या इस टाइप के सवाल? अभी क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल आएंगे बहुत. इसके अंदर आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है. बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इसको भूलना नहीं है किसी को भी. z का फैक्टर आ गया इसके अंदर, a के अंदर. ठीक है, z प्रोपोर्शनल टू रूट t. तो कोलिजन थ्योरी कह रहा है वेंकट, मुझे पता है,
अभी देखो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसका पॉइंट नहीं है, माइक्रो कोर्स में आओगे बता दूंगा क्या होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स, कोलिजन थ्योरी से हम रूट टी कैसे निकालते हैं, सब आता है वो, ठीक है। बट अभी क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं, आई डोंट थिंक वी शुड पुट आवर फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। हाय सागर, लेट आया तू। सरफेस केमिस्ट्री लॉग बेस होगा तो 2.303 आएगा। मैंने एलन लिखा है ना यार, ये भी तो देख ले। जीएस ये भी तो देख ले, ठीक है। तो मैं तेरी बात से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा देख तो ले। अच्छा चलो ये बताओ क्या होगा। मैं कहता हूं टी टेंडिंग टूवर्ड्स, चलो ये बताओ, लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी के की वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ। अभी के लिए जरूरत नहीं करने की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड इंफिनिटी के क्या होगा बताओ। 0। अरे भाई कैपिटल ए आएगा ना, लिमिट लगानी है यार। इसको इन्फिनिटी डालेगा तो e की पावर 1/0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब e की पावर 0 1 हो जाएगा ना, तो a आएगा ना। ln नहीं, k इज इक्वल टू a हो जाएगा ना भाई। ln कहां से आ गया। तो ऐसा कभी किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि a की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, e की पावर 0, तो k इज इक्वल टू a, ठीक है। चलो अब सरफेस केमिस्ट्री काफी चिल है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी डेटाज हैं, वो ध्यान रखना, डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हें समझ में आएगा कि सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन है ना बहुत थ्योरेटिकली पूछ रहे हैं, वो कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे, थ्योरी वाले आएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक जैसा नहीं है यार, थोड़ा ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता कैसे लगती है, कोलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं उनकी साइज 1 nm से 100 nm से छोट के बीच में है। अगर 100 nm से ज़्यादा है तो आपके पास सस्पेंशन बन जाएगा, अगर पार्टिकल की साइज 1 nm से कम है तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी कि कोलॉइड अगर पार्टिकल है तो बस साइज पे ही डिपेंड करता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि साइज ऑफ पार्टिकल 1 nm से 100 nm के बीच में आ जाए तो बेसिकली वो कोलॉइड बन चुका है। यहां तक क्लियर है क्या। अब हम बचपन में करते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट करते थे, ये होता था सॉल्यूट, ये होता था सॉल्वेंट, और ये मिलकर क्या मिलता था, सॉल्यूशन मिलता था, राइट। सॉल्यूट जो है उसको अब से मैं बोलता हूं डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट को बोलता हूं डिस्पर्जन मीडियम। ये क्लियर है क्या बात। सॉल्यूट होता है डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्यूशन होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो डीपी और डीएम, डिस्पर्स्ड फेज मतलब कोलॉइड पार्टिकल्स हो गए। अब अगर मैं ये कोलॉइड के पार्टिकल्स लेता हूं, सपोज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सपोज ये कोलॉइड का पार्टिकल है, ये कोलॉइड का पार्टिकल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस कोलॉइड का पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव साइन है तो इसके आसपास नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। ओवरऑल कोलॉइड सॉल्यूशन अगर मैं कहता हूं तो वो क्या है, वो न्यूट्रल है। तो अगर मैं कहता हूं कोलॉइड पार्टिकल पॉजिटिव है तो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम नेगेटिव होंगे, या अगर कोलॉइड पार्टिकल नेगेटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या ये बात। तो मेरा एक सवाल उठता है कि कोलॉइड पार्टिकल्स पे चार्ज आता कैसे, ठीक है। तो सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये वाला, ये एग्जांपल ध्यान से देखो, FeCl3 Fe3+ और यहां पे मैं लिख देता हूं 3OH-, सपोज इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, सब बताऊंगा भाई। कॉन्गो रूबिन नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी गोल्ड नंबर बता दूंगा मैं। लेट से ऐसे, तो एक तुम्हारे पास कोलॉइड है FeCl3, बताओ उसमें कौन कौन से आयन है। एक है Fe3+ और एक है Cl-, ये दोनों आयन है, ये कोलॉइड है मान लो एक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज डालूंगा जिसकी वजह से इनमें से कोई भी एक कॉमन आयन आएगा। तो सपोज मैंने इसमें डाल दिया FeOH थ्राइस, सपोज, बताओ कॉमन आयन कौन सा हो गया, विच इज द कॉमन आयन, विच इज कॉमन आयन, Fe3+। जो भी कॉमन आयन होगा दैट कॉमन आयन इज बेसिकली
गोइंग टू बी एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ कोलॉइड पार्टिकल। तो एड्जॉर्ब हो गया ये इसके ऊपर, एड्जॉर्ब मतलब चिपक गया। तो रीजन फॉर चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स क्या है, विशेष मंत्र, प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, यानी कि FeCl3 के सरफेस के ऊपर क्या होगा, Fe3+ चिपक जाएगा। ये देखो दिख रहा है सबको। तो ये आपके पास जो है ये पूरा कोलॉइड पार्टिकल बन गया। तो ये कोलॉइड पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज अगर कोलॉइड पार्टिकल पे है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। सपोज मैं इसकी जगह पे ऐसा कुछ डालता, मैं सपोज इसमें NaCl डाल देता, तो क्या होता, अब कॉमन आयन कौन होता, Cl-। तो अब ये क्या बनता, FeCl3, इस पे क्या चिपकता, Cl-। तो ये क्या होता, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, या फिर कोलॉइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। ये समझ में आ गया क्या? सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोलॉइड के ऊपर चार्ज क्यों आता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। ये क्लियर है क्या सबको? जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे तो क्या होगा, सपोज ये मैं आयरन FeCl3 का एक डॉट, सपोज एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो ये क्या होगा, इस पे सपोज Fe3+ जुड़ गया ऐसे, तो इसके आसपास क्या होगा, OH- होगा। तो समय के साथ साथ क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे कॉमन आयन कौन है? अरे यार क्या सोडियम है क्या यहाँ पे? Na+ है क्या FeCl3 में? बता मुझे। अरे दो ही तो आयन है, दो ही तो आयन है ना मेरे भाई। उनमें से जो कॉमन आयन होगा वो चिपक जाएगा। चिपकने का मतलब है एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कॉमन आयन कौन है, Fe3+। यहां पे कॉमन आयन कौन है, Cl। तो इसके और इसके बीच में कॉमन आयन कौन है वो देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो क्या ये एक छोटी सी बैटरी बन गई है? ये बैटरी जब बन जाती है, अरे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार, सीरियसली यार। मैं जब लिख चुका हूं कि जो कॉमन आयन है, क्या सोडियम प्लस कॉमन आयन है क्या यार? अच्छा सुन, तेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, दूसरों का भी इंपॉर्टेंट है, मैं वही बोल रहा हूँ, सोडियम कॉमन आयन नहीं है यार, तो क्यों इस बार बार सवाल को पूछ रहा है? अगर यहाँ पे एक बैटरी टाइप बन गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्लियर है क्या ये बात? जैसे अपन के पास कल बैटरी में पढ़ा था अपन ने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। क्या तक क्लियर है क्या सबको? ओके। ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल मूव करते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर आपको देखना है कि पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज के कौन से हैं, डिस्पर्जन मीडियम के कौन से हैं, जैसे सैंड इन वाटर है तो आपको सैंड और वाटर अलग अलग दिख जाते हैं नेकेड आई से। बट इन दिस केस यू विल नॉट बी एबल टू सी द पार्टिकल्स डिफरेंस बाय नेकेड आई, बट यस अंडर माइक्रोस्कोप यू कैन सी कि ये डिस्पर्जन फेज का है और ये कोलॉइड पार्टिकल है, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। सुपर इंपॉर्टेंट है क्यों? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब, आप लोग शाम को जब साइकिल पे कभी घूम रहे होंगे, आप देखते हैं कि जिस दिन बहुत सारा पॉल्यूशन होता है आपको सनलाइट दिखती है, सन का पूरा ऐसे ऐसे पूरा ऐसे पाथ दिखता है क्या? वो क्यों दिखता है? क्योंकि हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल डिफ्रैक्शन करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। तो क्या होगा, बेंड द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। तो पार्टिकल की साइज अगर एक गिवन लेवल से ऊपर होती है तो वो लाइट को बेंड करते हैं। जो अपन के पास यहाँ पे साइज है 1 mm से 100 mm, ये ऐसी साइज है कि यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट बेंड होती है। तो सपोज मुझे चेक करना है कि एक सॉल्यूशन है, मैं अंधेरा कर देता हूँ, एक रूम में कोलॉइड डाल देता हूँ, ठीक है। जिगजैग मोशन तो है ही, एसआर बेंडिंग हो रही है साइज की वजह से। साइज अगर बहुत छोटी है तो बेंडिंग बहुत कम होगी, साइज अगर बहुत ज्यादा है तो बेंडिंग इतनी ज्यादा होगी कि तुम्हारे पास कुछ दिखेगा ही नहीं पाथ। साइज जस्ट इतनी ऑप्टिमम है कि बेंडिंग तुम्हें दिख रही है, क्योंकि कोलिजन्स या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो अगर मैं एक अंधेरा कर देता हूँ, रूम के अंदर एक सॉल्यूशन रखता हूँ, सुन तो लो यार, अगर अंधेरा कर लेता हूँ, रूम में एक सॉल्यूशन रखता हूँ जो कोलॉइड का है, और मैं टॉर्च से लाइट पास करता हूँ, तो क्या होगा, टॉर्च की जो लाइट है वो ऐसे जा रही है और फिर वो बेंड होके बाहर निकल रही है, वो आपको एग्जैक्ट पूरा पाथ दिखेगा। बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है, आप इस पर काफ़ी सारे वीडियोस भी देख सकते हो। सो कोलॉइड के साथ साथ कहाँ पे होता है, सस्पेंशन में भी होता है ये। सो इट्स अ ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखा सकता है, कोलॉइड्स दिखा सकते हैं, येस, सस्पेंशंस भी दिखा सकते हैं। कोलॉइड्स में दो टाइप के होते हैं, लायोफोबिक, लायोफिलिक। लायोफोबिक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो बेंडिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है।
इसीलिए लायोफोबिक में बहुत सुंदर तरीके से दिखेगा, लायोफिलिक में इतना सुंदर तरीके से नहीं दिखता है। क्लियर है क्या ये बात? तो ये टर्म्स ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, डायलिसिस। कोलॉइड के अंदर का अगर कोई इंप्यूरिटी है, सपोज ये सोल है, कोलॉइड सोल मतलब क्या है, सोल का मतलब होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार, आए लायो का मतलब रिपेलिंग, लायोफोबिक, लायो मतलब सोल के रिलेटेड है यार वो, यार ये सब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार यहाँ पे, सीरियसली यार। अगर मैं कहता हूं कि एक कोलॉइड सोल है, उसमें कोई ना कोई इंप्यूरिटी है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि यहां पे इंप्यूरिटी है। अब मुझे इस इंप्यूरिटी को हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, एक सेलोफेन मेम्ब्रेन लेता हूं। सेलोफेन मेम्ब्रेन क्या करती है, अलाउज ओनली इंप्यूरिटी टू पास थ्रू इट, एंड वाटर टू। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बाहर पानी रख दिया प्योर, ऑस्मोसिस नहीं है ये, ऑस्मोसिस में सेम सॉल्वेंट होना चाहिए दोनों तरफ, जीएस दिखता है ऑस्मोसिस की जगह, ऑस्मोसिस है नहीं है। तो बाहर प्योर वाटर है, अंदर सॉल प्लस इंप्यूरिटी है, ये इंप्यूरिटी समय के साथ साथ क्या होगा, बाहर आएगी, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन इसको अलाउ करेगी, ये वाटर अंदर जा सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास जो सोल है वो प्योर हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंप्यूरिटी हट चुकी है, हाँ या ना, यस और नो। तो ये कहाँ यूज होता है, ये डायलिसिस में यूज होता है, किडनी के अंदर। किडनी अगर काम नहीं करती तो क्या होता है, ब्लड के अंदर जो इंप्योरिटी है उसको निकाल नहीं पाता है। ब्लड के अंदर बेसिकली जो डायमेंशन है वो क्या है, पार्टिकल्स के, कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसा ही होता है, ब्लड भी कोलॉइड जैसा ही होता है एक, हाँ या ना। तो अगर कोई इंप्यूरिटी फंस गई तो किडनी अगर काम नहीं करेगी तो डायलिसिस करना पड़ता है, डायलिसिस में एग्जैक्टली सेम ही होता है। अब इस प्रोसेस को अगर मुझे फास्ट करना है, सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास इंप्यूरिटी मान लो NaCl इंप्यूरिटी है, सपोज ये इंप्यूरिटी है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाता हूं कि यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये Cl माइनस जल्दी से भाग के यहाँ जाएगा और ये और जल्दी जाएगा, तो अब क्या होगा, ये इंप्यूरिटी और फास्ट जाएगी, यस और नो। सो इफ आई अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, if I apply an electric field, the negative and positive ions of the impurity will go through the cellophane membrane much faster. So can I say that the process will be faster? This is known as electrodialysis. Simple enough. Simple enough. इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग होता है, जीएस सब मिक्स मत कर भाई, मिक्स मत कर। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सुनो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आप कोलॉइड को ब्रेक कर रहे हो। सो कोलॉइड के अंदर क्या क्या होंगे आपके पास, सपोज डिस्पर्जन फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव होगा, हाँ या ना, ये मैंने अभी बताया था। अगर मैं एक फील्ड लगाता हूं माइनस और पॉजिटिव, तो क्या होगा, अगर सपोज मैंने ये माइनस और ये पॉजिटिव लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या होगा, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, या अगर ऐसा है तो ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो कोलॉइड जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो कोलॉइड टूट जाएगा ना, हाँ या ना। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, आप दोनों को अलग अलग कर दोगे। सो कैन आई से that if I apply an electric field to a colloidal solution, it will break down, and this is known as electrophoresis. That is, dispersion phase and dispersion medium travel towards cathode or anode, breaking the colloid on application of electric field. ये क्लियर है क्या सबको? पक्का?
आगे बढ़े। कंडेंसेशन मेथड इनडायरेक्ट तरीका है। कंडेंसेशन मेथड से मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली ज्वाइन कर कर करके फाइनली क्या होगा, साइज इतनी बना दूंगा कि वो 1 nm से 100 nm तक आ जाए। हाँ हो सकता है, लेकिन इम्प्योरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट जल्दी ब्रेक होता है, ठीक है। और डायलिसिस के लिए तुम्हारे पास जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है वो बाहर ही नहीं आने देगी ना डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को, अलाउ नहीं करेगी उसको पास करने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो मेम्ब्रेन यूज करी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि सपोज एक रिडक्शन रिएक्शन हुआ, या एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, या एक डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, या हाइड्रोलिसिस हुआ, या सॉल्वेंट एक्सचेंज हुआ, इन सारे रिएक्शन में क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो आपस में जुड़े, बड़ा पार्टिकल बनाया, और वो बड़ा पार्टिकल 1 nm से 100 nm की रेंज में आ गया, तो कोलॉइड बन गया। तो ये हो गया कंडेंसेशन मेथड, ये इनडायरेक्ट तरीका है, राइट। अगर मैं कहता हूं दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड का मतलब क्या, एक बड़ा पार्टिकल है, मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैकेनिकली उसको तोड़कर, ठीक है, छोटा कर सकता हूं, और छोटा करते 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 उस पार्टिकल की साइज अगर मैं आता हूं 1 nm से 100 nm की बीच में लेके, तो वो कोलॉइड बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहा हूं, मैं बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल को बना रहा हूं। ब्रेडिग आर्क्स अगेन सेम है, वो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना है, अगर तुम्हें याद रखना है तो ध्यान रखो, ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। कंडेंसेशन मेथड मतलब इंटीग्रेशन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़कर, इंटीग्रेशन मतलब जोड़कर, ठीक है। तो है तो सारे रिएक्शंस ही। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है आपके पास, और उसके अंदर एक आप सूटेबल रिएजेंट डाल देते हैं विच इज गोइंग टू बी मोस्टली अ कॉमन आयन, तो आपके पास एक कोलॉइड बन जाता है। तो सपोज मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक प्रेसिपिटेट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसमें मैंने डाल दिया FeCl3, क्या इनमें कोई कॉमन आयन है, हाँ या ना, यस। कौन सा है कॉमन आयन, Fe3+, वो जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये कोलॉइड बन गया। ये कोलॉइड कैसा दिखेगा आपको, FeOH थ्राइस, इस पे जुड़ गया ये Fe3+, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड हो गया। और ये जो Cl- है वो कहीं पे भी घूम सकते हैं इधर उधर, तो ये वाला पार्ट तो फिक्स्ड होता है, और ये क्या होता है, ये आपके पास मोबाइल होता है, ये घूम सकता है इधर उधर। ये क्लियर है क्या आपके पास, सबको समझ में आ गई ये बात। बाकी सब आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी देखोगे ही आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेप्टाइजेशन क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट के अंदर एक आयन डालकर आपने कोलॉइड बना दिया है। क्लियर है ये बात। अब ये एनसीईआरटी के अंदर काफी कभी बार पूछ लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना। सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम आपके पास ये है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड। द ओनली थिंग इज, इसमें जो चीज ध्यान रखनी है, गैस प्लस गैस इज नॉट अ कोलॉइड। मतलब गैस प्लस गैस को कोलॉइड मत बनाना। देखो गैस प्लस गैस कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, चेक करो। क्यों, अगर आप दो गैसेस को मिलाते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये अपन ने गैसियस स्टेट में किया है, ठीक है। लायोफोबिक, लायोफिलिक, चलो ये देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम के अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो लायोफोबिक है। अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा कम है डिस्पर्जन मीडियम से, तो क्या होगा, वो लायोफिलिक है। इस केस में जो विस्कोसिटी है वो डिस्पर्जन मीडियम के बराबर है। इस केस में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। विस्कोसिटी क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि लायोफिलिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और लायोफोबिक जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये रिवर्सिबल कोलॉइड्स हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, सपोज ये डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरे डिस्पर्जन मीडियम को इवेपोरेट कर दिया, तो क्या बच गया, सिर्फ डिस्पर्स फेज बचा।
अब मैं अगर फिर से इसमें डिस्पर्जन मीडियम डालता हूं तो फिर से कोलॉइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास रिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है। इसमें क्या है, डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम आपस में बहुत मुश्किल से जुड़े हुए हैं। अगर आपने एक बार ब्रेक कर दिया, इट इज लाइक आपने अपने हाथ पे एक बैंडेड लगाई, उसको एक बार रिमूव किया, फिर से चिपकाया, वो चिपक गई, फिर से रिमूव किया, फिर से चिपकाओगे, एडेसिव फोर्सेस वीक होती रहेगी। तो क्या होगा, इसमें एडेसिव फोर्सेस वैसे ही बहुत वीक है। अगर आप एक बार डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दोगे, सपोज सिर्फ आपके पास डिस्पर्जन फेज बचा, उसमें फिर से डिस्पर्जन मीडियम डालोगे तो क्या कोलॉइड बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए इरिवर्सिबल है ये। इसमें डिफाइंड है कि भाई पार्टिकल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें क्या है, इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी नेगेटिव हो जाएंगे, कभी न्यूट्रल होंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इसमें डेफिनेटली एक डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें एक डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी, अगले टाइम किसी और डायरेक्शन में, और हो सकता है कहीं मूव ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ये छोटी सी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी कि कोगुलेट हो जाएंगे। ये काफ़ी सारा क्वांटिटी डालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत स्टेबल है ये। तो एक बात बताओ, बिटवीन दीज टू अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, मैं बाद में इसको यूज़ करूंगा टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक, तो इसको एक और चीज़ बोलते हैं प्रोटेक्टिव सोल्स। ये क्लियर है क्या? कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं एक कोलॉइड है, उसको ब्रेक करना है या उसका प्रेसिपिटेट बनाना है, तो कोलॉइड के अंदर अगर मैं आयन डालता हूं और उसको प्रेसिपिटेट करवाता हूं तो वो होता है कोगुलेशन या फिर फ्लॉक्यूलेशन। अब पता कैसे लगता है कि कोगुलेशन कैसे होगा? तो उसके लिए कुछ नियम बनाए हमने, उसको बोलते हैं हार्डी-श्लूज रूल। हार्डी-श्लूज रूल क्या होता है? अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड विल रिक्वायर अ नेगेटिवली चार्ज कोगुलेटिंग आयन एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं कहता हूं आपके पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, हाँ या ना? अगर मुझे इसको कोगुलेट करना है तो एक नेगेटिवली चार्ज आयन डालता हूं मैं, ये डाल दिया, तो क्या बन गया आपके पास AgI प्लस AgCl। आया समझ में? या अगर मैं कहता कि सपोज एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, मुझे इसको प्रेसिपिटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन डालूंगा टू कोगुलेट इट, तो क्या बनेगा AgI प्लस PbI2। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में? अगर मैं कहता हूं कि आपके पास सपोज ये आपको मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको AgI Ag प्लस दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक फर्स्ट केस में Cl माइनस से, सेकंड केस में सल्फेट से और थर्ड केस में फॉस्फेट से यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgI का प्रेसिपिटेट प्लस AgCl। यहाँ पे क्या बनेगा, AgI का प्रेसिपिटेट प्लस Ag2SO4। और यहाँ पे क्या बनेगा, AgI का प्रेसिपिटेट प्लस Ag3PO4। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पूछा गया कि सबसे स्ट्रेंथ कोगुलेटिंग आयन की क्या है, तो ये कोगुलेटिंग आयन है, ये कोगुलेटिंग आयन है, ये कोगुलेटिंग आयन है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कोगुलेटिंग पावर क्या है, तो कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, जल्दी से बताओ। फॉस्फेट सबसे ज्यादा, फिर सल्फेट और फिर क्लोराइड। आया समझ में? एज द चार्ज इंक्रीजेस द कोगुलेटिंग पावर विल इंक्रीज। कभी कभी एक चीज पूछ लेते हैं, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू बताइए, तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ मिलीमोल, भूलना मत इसको, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। जैसे मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके कितनी मिलीमोल आपको ऐड करने हैं टू कॉज कोगुलेशन इन 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन का 1 लीटर लेता हूं तो इसके कितने मिलीमोल चाहिए, वो होती है कोगुलेशन वैल्यू या फिर फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अगर मैं कहता हूं कि लायोफोबिक सोल है, वो अनस्टेबल होते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करना है उसको इंप्यूरिटी से, तो मैं यहां पे क्या यूज करता हूं, लायोफिलिक। ये लायोफिलिक जो होंगे ये क्या होंगे, प्रोटेक्टिव सोल, हाँ या ना? तो मान लो कि ये हमारे पास विलन है, ठीक है, ये एक छोटा बच्चा है और ये हीरो है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि विलन मैंने फिक्स कर दिया, तो ये आ गया, विलन क्या फिक्स कर दिया मैंने, 1 ml 10% NaCl, ये फिक्स कर दिया। जिसको बचाना है वो कौन है, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। तो अगर 10 ml ऑफ गोल्ड सोल को बचाना है, किसको इग्नोर कर रहे हैं यार? अरे यार ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, तुम जो अगर ऐसी चीज पूछोगे जो काम की है तो मैं बताऊंगा।
ठीक है, ये सब मत कर यार, तू पहली बार आया है वीके क्या? मैं हर क्लास में सब बच्चों की बात सुनता हूँ यार, ये मत बोला कर, ठीक है? तो सपोज मैं कहता हूँ कि लायोफोबिक है, लायोफोबिक यानी कि जिसको प्रोटेक्ट करना है, जिसको प्रोटेक्ट करना है वो मान लो गोल्ड है, तो क्या कह सकता हूं मैं, मान लो वो 10 ml गोल्ड सोल है, मैंने उसको फिक्स कर दिया। जिससे प्रोटेक्ट करना है वो विलन है, वो फिक्स कर दिया, कौन है? 1 ml 10% NaCl। तो कितना मिलीग्राम चाहिएगा प्रोटेक्टिव सोल का, वो है गोल्ड नंबर। एग्जाम्पल के लिए सपोज पहले केस में मुझे चाहिए 2 मिलीग्राम, ठीक है, तो बेसिकली मैं कह दूंगा 2 मिलीग्राम इज अगर चाहिए प्रोटेक्टिव सोल का टू प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ गोल्ड सोल फ्रॉम 1 ml ऑफ 10% NaCl, इसका मतलब गोल्ड नंबर 2 है। अगर 5 मिलीग्राम चाहिएगा तो गोल्ड नंबर 5 है। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है या जिसका गोल्ड नंबर कम है? कौन ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर रखेगा, कौन सा सोल, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है या जिसका गोल्ड नंबर कम है? तो मैं कह रहा हूं कि सपोज ये और ये फिक्स है, ज्यादा। अच्छा सुन, इसका गोल्ड सोल जिसका कम है ना, अरे भाई सपोज मैं कहता हूं गोल्ड नंबर इज इक्वल टू 2 और दूसरे केस में गोल्ड नंबर इज इक्वल टू 5। ध्यान से सुनो, इसका 2 मिलीग्राम प्रोटेक्ट कर रहा है और इसका सेम चीज का 5 मिलीग्राम लग रहा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, जिसका गोल्ड नंबर कम है? हाँ या ना? यस और नो? स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टिव पावर, तो गोल्ड नंबर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रोटेक्टिव पावर। आया क्या समझ में? ये इसका विशेष मंत्र है, सस्ते में हो जाता है, बिल्कुल सही बात। ऐसे बोलते ना, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं, है ना, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं, ऐसे बोलते हैं ना, वही वाली बात है, ठीक है। माइसेल्स यार, ये बचपन में पढ़ते थे अपन, साबुन के अंदर होता था। तो क्या होता है इसमें, एक लायोफोबिक अपन के पास पार्ट होता है जो एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है, और एक लायोफिलिक पार्ट होता है जिसमें आयंस होते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद एक क्लस्टर बन जाता है। क्लियर है क्या ये बात? तो ये बचपन में किया है अपन ने यार। क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन CMC होता है, वो क्या होता है, इनिशियल मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे एसोसिएट होंगे या माइसेल बनाएंगे। तो इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है? सपोज मैं कहता हूं कि ये 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे आपस में जुड़ते हैं, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि इसका CMC कितना है, 0.1 मोलर। उससे कम पे क्या होगा, माइसेल नहीं बनेगा। तो CMC इज द मिनिमम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट विच माइसेलाइजेशन अकर्स। एक गिवन टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके ऊपर क्या होता है, आपके पास ये जो सर्फेक्टेंट है जो माइसेल बना रहा है, राइट, उसका आपके पास सॉल्युबिलिटी अचानक से बढ़ जाती है रैपिडली। वो जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट पॉइंट। अब क्राफ्ट पॉइंट आपको, मेरे को लगता नहीं कोई पूछने वाला है, कोई पूछेगा तो आप कर लेना। तो वो टेम्परेचर जिसके अबाव आपके पास जो भी सर्फेक्टेंट है जो माइसेल बना सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी अचानक से बहुत बढ़ जाए, दैट इज नोन एज क्राफ्ट पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ वो 3 डिग्री सेल्सियस है या 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, अचानक से सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट फॉर्मिंग माइसेल विल इंक्रीज मेनी फोल्ड। आगे बढ़े। इमल्शन, इमल्शन क्या होते हैं आपके पास, सपोज आपके पास इममिसिबल लिक्विड्स हैं। सपोज मैं ये कहता हूँ आपने ले लिया ऑयल और ये ले लिया वाटर। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर दो इममिसिबल लिक्विड है तो, ठीक है, क्या क्या हो सकती है, या तो ऑयल एक्सेस में है, अगर ऑयल एक्सेस में है तो ये क्या हो गया आपके पास, वाटर इन ऑयल टाइप। अगर मैं कहता हूं यहां पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास वाटर एक्सेस में। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? नहीं, ऐसे मैंने ये नहीं कहा है कि माइसेल का फॉर्मेशन क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होगा। मैंने ये बोला है क्राफ्ट टेम्परेचर पे सडन इंक्रीज या एबनॉर्मल इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी तुम्हें दिखेगी उन लोगों के लिए जो माइसेल बनाते हैं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास एक ये सरफेस है, ठीक है, और
इस सरफेस के नीचे आपके पास क्या है, ये बल्क है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे बल्क से बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा आपके पास, एडजॉर्प्शन। अगर मैं कहता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन में आप सरफेस पे अगर ये कहते हो कॉन्सेंट्रेशन बल्क से बहुत कम है तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अरे अभी के लिए सुनो सुनो सुनो, गोल्ड नंबर का मतलब है कि कितने मिलीग्राम आपको चाहिए टू प्रोटेक्ट अ 10 ml गोल्ड सोल फ्रॉम 1 ml ऑफ 10% NaCl। ठीक है। तो ये बेसिक फंडा अगर मैं कहता हूं कि सपोज आपके पास एक डस्टर है और इस पे चॉक पार्टिकल्स जुड़ गए, ये चॉक के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या होगा, ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी लेस देन 0, क्योंकि पहले फ्री थे अब जुड़ गए, ये प्रोसेस क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। इसको पीछे की तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये डीजॉर्प्शन। यहां तक क्लियर है क्या? जीएम मैं वापस से बता दूंगा तेरे को क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी इस पे ध्यान दे दे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा वापस से। अभी आगे बढ़ते हैं ना दोस्त। अभी के लिए तू ये मान ले, अगर क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन तुझे समझ में आ गया, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर माइसेल फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, चल, डेल्टा एस लेस देन 0 है क्योंकि क्या हो गया, एंट्रोपी कम हो गई है, तो ये चॉक के पार्टिकल्स जोड़ दिया आपने यहां पे। अगर मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा जी लेस देन 0 है बिकॉज द रिएक्शन इज हैपनिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये मुझे पता है लेस देन 0 है, ये मुझे पता है नेगेटिव है, तो देयर फॉर दिस हैज टू बी नेगेटिव, येस और नो। तो अगर मैं एड्जॉर्प्शन की बात करता हूं तो फॉर एड्जॉर्प्शन में क्या कह सकता हूं, फॉर एड्जॉर्प्शन में क्या कह सकता हूं, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा जी डेल्टा एस लेस देन 0, सब लेस देन 0 होंगे। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, कर लोगे? एड्जॉर्बेट, सब्सटेंस जो एड्जॉर्ब कर रहा है या सब्सटेंस जो एड्जॉर्ब हो रहा है, कर रहा है तो यानी कि ये हो गया, तो यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं ये हो गया चॉक। ये क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट जो कर रहा है एड्जॉर्ब, यानी कि डस्टर। आया समझ में? तो अगर मैं कहता हूं कि सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट बढ़ता है या एड्जॉर्बेट बढ़ता है तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्लियर है? अरे जीएम टाइम मत वेस्ट कर भाई, सब कर दिया, रिपीट भी कर दिया यार प्लीज। डेल्टा जी लेस देन 0 है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है इसका, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है तो हीट कहां आएगी, यहां पे आएगी। बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल? रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। तो अगर मैं कहता हूं बैकवर्ड जाएगा तो डिसऑप्शन होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? यहां पे देखो, अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है या केमिकल एड्जॉर्प्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, एड्जॉर्प्शन कम ही होता है। बाकी अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करता हूं तो वॉन्डरवॉल फोर्सेज होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज बहुत कम होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली बॉन्ड बन रहे तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। ऑल गैसेस शो दिस एट लो टेम्परेचर, यस, क्योंकि बॉन्ड्स वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबके बीच में होती है, ये हाईली स्पेसिफिक है। ये अकर्स एट लो टेम्परेचर, दिस अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ये मल्टी लेयर है, ये मोनो लेयर है। क्लियर है क्या ये बात? हाँ या ना? ये फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके ऊपर सवाल आया था।
x बाय एम, x क्या होता है, कितना चौक एड्सॉर्ब हो रहा है, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, राइट। m क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो सपोज मैं कहता हूं एड्सॉर्बेंट मतलब डस्टर है, तो डस्टर का कितना वेट है, तो x बाय एम क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि k इंटू पी टू द पावर ऑफ 1 बाय एन, दिस इज कॉन्स्टेंट, p इज प्रेशर, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर ये n बराबर 1 होता तो क्या होता, क्या समझाऊं यार, एक बार ये तो बता डीके। यार सुनो, ये रिवीजन क्लास है, ये तुमको अगर सब कुछ डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज माइक्रो क्लास में आओ, ये प्लीज समझो इस बात को यार। तुम्हारा 15 दिन बाद एग्जाम है भाई, क्या कर रहे हो यार। तो अगर मैं कहता हूं कि इसमें ln ले लोगे तो क्या आएगा, या log ले लोगे तो क्या आएगा, मैं कह सकता हूं ln ऑफ x बाय एम इज इक्वल टू ln ऑफ k प्लस 1 बाय n ln ऑफ p। ये सवाल पूछेंगे तो कर लोगे इसके ऊपर। कैटालिसिस की थ्योरी में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, एक तो ये सपोज मैं कहता हूं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये मैंने ऐसे एनर्जी बना दी यहाँ पे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E A। अगर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो क्या होगा, ये E A आ गया यहाँ पे, EA1 मोल लो, तो EA1 EA से छोटा है, तो ये कब होगा, जब कैटलिस्ट आपका EA कम करता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा ये। लैंग्वेज नहीं आएगा, मेंस में नहीं आएगा, एडवांस में शायद आ सकता है। ये मैं कहता हूं कि अगर ये EA2 है तो EA2 क्या है आपके पास, EA1 से बड़ा है, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, ये नेगेटिव कैटलिस्ट। ये क्लियर है क्या। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं एक होता है हमारे पास लॉक की फिट मॉडल, किया है क्या ये, हाँ, लेकिन वो बेसिक सुन वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन तेरे से इससे भी हो जाएगा मेरे भाई, k इंटू थीटा इज इक्वल टू k डैश इंटू 1 माइनस थीटा, वही तो होता है, और क्या है। मैं देखो सुनो, मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें करा सकता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है वो करवाऊंगा मैं, ठीक है। ध्यान से सुनो अभी। अगर मैं कहता हूँ एक एंजाइम है E, एक रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है S, तो इनके बीच में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये आ गया ES, मान लो कि ये K इक्विलिब्रियम है, और ये अब क्या होगा, ये बहुत प्यार से टूट जाएगा, गिविंग यू द एंजाइम अगेन विच इज द कैटलिस्ट प्लस द प्रोडक्ट P। दिस इज स्लो, लेट्स से दिस इज K1। तो अगर मैं आपसे कहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो वो RDS के बराबर होगी, तो वो क्या हो जाएगा, K1 इंटू ES। ये क्लियर है क्या बात। तो बेसिकली अगर ये एंजाइम नहीं होता तो ये सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि ये एंजाइम ऐसा है कि ये सबस्ट्रेट में शिफ्ट हो रहा है। अरे डीके तू कौन सी क्लास में है यार, तू 11th में है क्या भाई, तेरे लिए क्लास नहीं है ये। प्लीज यार, जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको रिवाइज करने तो डिस्टर्ब मत करो यार, मैं कह चुका हूं ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है यार, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये आपने करा होगा एनसीईआरटी में, शेप सेलेक्टिविटी। तो एंजाइम या कैटलिस्ट का यहाँ पे रोल क्या है आपके पास, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऐसा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो बहुत आसानी से ब्रेक हो रहा है। अगर ये नहीं होता एंजाइम तो प्रोडक्ट नहीं बनता आपके पास, ठीक है। चलिए पेन पेपर निकालिए फटाफट, क्वेश्चंस करने हैं, सब रेडी हो जाइए। अब समझ में आएगा कि तुम्हारे क्वेश्चन कितने लेजिट हैं, है ना। करें शुरू, सब रेडी हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, NO2 required for a reaction is produced as 2N2O5 gas gives 4NO2 plus O2. The initial concentration of N2O5 is equal to 3 mole per liter and is 2.75 mole per liter after 30 minutes.
rate of formation of NO2 is 4.167 into 10 to the power of minus 3, 1.667 into 10 to the power of minus 2, 8.333 into 10 to the power of minus 3 और 2.083 into 10 to the power of minus 3. चलो आंसर बताओ इसका. आंसर के आगे अपना नाम लिखो. क्विक, आर यू, फालतू क्वेश्चन मत कर, आंसर निकाल इसका. डी. एच जी का आंसर आ गया डी. नमन का आंसर है डी. नमन का आंसर है डी. डीके डी. डीके तो कौन सी क्लास का बता तो दे. प्रांशु सी. श्रेयस ए. पीसी डी. विश्वजीत ए. अनुष्का डी. प्रगति डी. एएम डी. कल ही किया था ना. आंसर क्या है इसका? सात्विक डी. गौरव बी. विशाल बी. सृष्टि डी. आयुष्मान डी. क्या है भाई, सब लोग पकड़े गए. घोट कर जाते हो तुम. भाई -1/2 इंटू डी ऑफ N2O5 बाय dt विल बी इक्वल टू +1/4 इंटू डी ऑफ NO2 बाय dt. यही होगा. सो ये -1/2 ये कितना हो जाएगा? 3 - 2.75 अपॉन 30. ये रेट ऑफ कंजम्पशन है तो इसको इंटू 2 कर दो, इंटू 4 कर दो. ये रेट ऑफ कंजम्पशन ही का हुआ है आपको अगर, तो ये ऑब्वियसली इसको भी, ये भी आपके पास 2.75, इसको ऐसे कर लो. तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, बताओ. क्या आ रहा है बताओ. हाँ भाई, डीके कहाँ चला गया भाई? डीके आंसर डी लिखा था तुमने, अब सब बी लिख दो, है ना. और सॉरी लिखो जिन्होंने गलतियां करी. क्या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो क्या आप लोग? जिनका बी है अच्छी बात है. वेंकट क्या कर रहे हो यार? जीके तू नहीं बोल रहा हूं मैं, डी के बोल रहा हूं, जीके नहीं. चलो अगला क्वेश्चन. कोई बात नहीं, सुधार करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gas undergoes physical adsorption on a surface and follows x by m is equal to kp to the power of 1 by n Freundlich adsorption isotherm. Adsorption of gas increases with A. Increase in temperature, increase in pressure. B. Increase in pressure, decrease in temperature. C. Decrease in pressure, decrease in temperature. और D. Decrease in pressure, increase in temperature. करो. क्या आंसर है? बी. के ही नाम क्या है तुम्हारा? नाम भी बताओ अपना. 30 सेकंड्स में होना चाहिए ये. अक्षित का आंसर है बी. विश्वजीत बी. वेंकट बी. करण डी. हर्ष बी. अंकुर बी. गौरव बी. नवनीत बी. नमन बी. प्रगति बी. SH डी. ध्रुव बी. जे बी. सद्दाम बी. ऋषि सी. महक बी. ACA. अनुष्का बी. पूर्ति बी. अंजलि ए. PC बी. नीदा ए. नीदा बी. विशाल बी. अरे अभी तो करवाया था भाई. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा. और प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ा रहा हूं. ये ग्राफ ऐसे आ रहा है ना. प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है. आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे. काफी लोगों ने सही किया है. चलो अगला क्वेश्चन. 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड 15 सेकेंड्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 15 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स. एन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, कुछ भी हो सकती है. निखिल का आंसर है बी. मोस्टली इट इज ग्रेटर देन 1 ऐसे. बी. अक्षित का. राहुल बी. फानी बी. नवनीत बी. बी. टाइम अप टाइम अप टाइम अप. गिफ्ट था ये सही में जेई में आया है सवाल, सोच सकते हो.
अरे एसएम क्या कर रहा है जेके? पेप्टाइडेशन का मतलब कोगुलेशन नहीं होता है, कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट टू कोलॉइड होता है मेरे भाई। गिफ्ट था ये, जिन्होंने गलत किया सॉरी लिख दो फटाफट। जिन्होंने गलत किया सॉरी। अरे वेंकट अब क्या आंसर दे रहा है? करें आगे। 30 seconds. 30 seconds. Correct option among the following is colloidal medicines are more effective because they have small surface area. Brownian motion of colloidal particle is faster if viscosity of solution is high. Addition of alum to water make it unfit for drinking. Colloidal particle is lyophobic, so can be precipitated by electrophoresis. आंसर आ गए डी बहुत सारे लोगों के। गौरव का आंसर भी डी आ गया, राहुल का डी, प्रगति डी, विपुल का डी, विष्णु का डी, सृष्टि का डी, अक्षित का डी, विश्वजीत डी, नयति डी। अरे ये तो गिफ्ट है भाई। तो ये क्या होता है देखो, डरा दिया तुमको विशाल ने। अरे भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? कोलॉइड पार्टिकल को तोड़ना। वो लायोफोबिक हो या लायोफिलिक हो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्लियर है? पहली बात तो सरफेस एरिया कोलॉइडल मेडिसिन का ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज फास्टर। विस्कोसिटी अगर हाई होगी तो स्पीड बढ़ेगी कैसे? कम होगी ना। अगर एक विस्कस लिक्विड डालोगे तो पार्टिकल स्लो मूव करेंगे, राइट। पानी के अंदर फिटकरी तो पूरा देश डाल के पी रहा है पानी, उससे अनहेल्दी हो जाता है क्या? गांवों में जाओ कभी, एलम क्या होता है? फिटकरी, ठीक है। करें अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. Which salt solution is most effective for coagulation of arsenious sulfide? 30 seconds. केवल का आंसर है बी, नवनीत का बी, करण का बी, अक्षित का बी, एचटी का बी, ध्रुव का बी, नमन का बी, विष्णु का बी, श्रेष्ठा का बी, सृष्टि का बी, विपुल बी, विश्वजीत बी, सबका बी आ गया क्या? बी इज द राइट आंसर। ऋषि का सी है। आर्सेनियस सल्फाइड ये होता है जिसमें सल्फाइड एक्सेस में होता है। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो क्या चाहिएगा? या तो Ba2+ चाहिए या Al3+ चाहिए। Na+ तो करेगा ही नहीं, प्रेसिपिटेट बनाता ही नहीं है। Na2S तो सोल्यूबल ही होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? Al3+ इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ हार्डी-श्लूज रूल्स। खत्म। आया समझ में? अगला क्वेश्चन करें, चलो करके बताओ। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A+B गिव्स प्रोडक्ट्स। इनिशियल रेट आपको दी हुई है। द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ A इज 5, 10, 100, 1। चलो करके बताओ। 6th क्वेश्चन, डी। एच जी तेरा आंसर डी आ गया, ठीक है। डी आ गया एच जी का आंसर, बहुत बढ़िया यार। एच के का भी आंसर डी आ गया, बहुत बढ़िया। जेत का भी डी आ गया, जीके का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमन का भी डी आ गया, वीएम का डी आ गया, एआर का सी, ऋषि का डी, तेरा ए आया है, श्रेया का डी, प्रगति का डी, विष्णु का बी आया है, जीआर का ए आया है, करण का बी आया है, अनुष्का का ए आया है, धीरज का डी आया है, उत्कर्ष का डी। अरे भाई कम से कम सॉल्व तो कर लिया करो, हवा में बोलते हो क्या आंसर? अगर मैं कहता हूं कि रेट क्या होगी तो रेट होगी के ए की पावर m बी की पावर n, यस और नो? तो अगर मैं
ए को कांस्टेंट रखता हूं और बी को चेंज कर रहा हूं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है रेट में, यानी कि एन की वैल्यू 0 है तो बी की पावर 0 है। अगर मैं बी को कांस्टेंट रखता हूं और ए को डबल कर रहा हूं तो ये डबल हो रहा है, यानी कि ए की पावर 1 है। यह आ गया रेट। तो मैं कह सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। तो अगर मैं कहता हूं कि 6.93 इंटू 10 की पावर -3 है, सो दैट विल बी के इंटू 0.1। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 6.93 इंटू 10 की पावर -2। अरे बी कांस्टेंट नहीं है लेकिन रेट में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है ना मेरे भाई। ऐसे थोड़ा पढ़ाई तो कर ले। तो अगर ऐसा है कि के की वैल्यू ये आ गई है तो हाफ लाइफ क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693 बाय के। क्या भाई, क्या हो गया? अरे रेट ऑफ रिएक्शन है, यूनिट के की नहीं है ये, वीई। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यही होती है हमेशा, ठीक है? के की यूनिट नहीं है ये, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, ठीक है? चलो ये करके बताओ। हाँ भाई, सी। एम के का आंसर आ गया सी। विष्णु का करेक्ट था भाई। चलो गुड जॉब विष्णु। ये आंसर करके बताओ। बी, ठीक है। श्रेयस का सी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, जल्दी करो। खत्म खत्म भैया खत्म। इतना टाइम लग रहा है क्या जितना तुम लगा रहे हो? बताओ। गिफ्ट नहीं आ रहे क्या सवाल? ये चिल्लर चैप्टर नहीं लग रहा क्या तुमको? ये नहीं लग रहा कि होने ही है सवाल इसके? नमन भाई सॉरी लिख दे यार, तूने ये 2 मिस कर दिया दोस्त, ये 2 मिस कर दिया तूने नमन भाई। सब कुछ करके भी सब कुछ गड़बड़ कर दिया यार। सी सही है। यस यस यू विल गेट। ये करके बताओ फटाक से। ये काफी स्मार्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, स्मार्ट है। करो। ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे रेट की वैल्यू क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड होती है ना, ऐसे। हाँ भाई, हर्षित गुप्ता जी का आंसर डी आ गया भाई। केवल का भी डी आ गया। अच्छा, स्मार्ट गैस डी होगा। ओके ओके। अरे भाई, ये तो तुम स्मार्ट गैस मारते हो ना, इससे क्या होगा? बाबा बन जाओगे। जेई तो क्लियर नहीं होएगा। डी, अच्छा चलो देख लेते हैं यार, करें। इसको अगर मैं बुद्धिमानी से लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये log 2 लिखा हुआ है, log 2 लिखा हुआ है, हाँ या ना? तो मैं क्या कह सकता हूं? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू 2, राइट? सो -1 बाय 2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? अगर मैं कहता हूं कि ये, अगर मैं लिखता तो -1 बाय एक्स डी ए बाई डी टी, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी टी। तो क्या क्या आ गया x की बात? जल्दी से बताओ। 2:1 आ गया ना?
हाँ या ना? तो ये अगर 2 लिया आपने, ऐसा आएगा ना, 2a gives b, ऐसा ही आएगा कुछ। क्लियर है क्या? यार ये कैसे गलती कर दी? डी कैसे लिख सकते हो उसमें? सब कुछ सही करके डी कैसे लिख दिया तुमने? सॉरी लिखो जिन्होंने डी लिखा है। चल कोई बात नहीं, चल कोई ना, आगे बढ़े। ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, स्मार्ट गैस वाले बच्चे कहाँ चले गए? यार ये सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, बाद में कर लेना, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, कुछ है नहीं इसमें। ये वाला करके बताओ मुझे। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है। बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गलती मत करना। केवल का आंसर है डी। माइक्रोग्राम लिखा है, माइक्रोग्राम। म्यू जी इज माइक्रोग्राम, यस। मयूर का आंसर है डी। काफी लोगों का आंसर ही नहीं आ रहा होगा इसमें। श्रेयस का बी आ गया। अच्छा, तो बहुत सारी शिफ्ट थी ना यार, सब एक ही साल में एक साथ थोड़ी आ गए थे। नमन का बी, करण का ए, जे का डी। डी इज द राइट आंसर। बताओ डी आंसर कैसे आया? सबसे पहले यूनिट ऑफ के क्या है? क्या है? माइक्रोग्राम पर ईयर, यानी कि इफेक्टिवली कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हाँ या ना? तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। अगर जीरो ऑर्डर हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं? x इज इक्वल टू 1/a/k। भाई x इज इक्वल टू के टी है, तो t हाफ इज इक्वल टू a/2k। यस और नो? और k की वैल्यू आपको दी हुई है, तो अब इसमें t हाफ, a कितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5, ये कितना है आपके पास 0.05, कितना आ गया? आया क्या समझ में? हाँ या ना? जिनका आंसर अलग आया उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मान लिया। जीरो ऑर्डर मानोगे तभी आंसर आएगा ना। जीरो ऑर्डर कैसे पता लगा? ये यूनिट से, तो इसलिए बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 नहीं सर, 2.5 कैसे? कैसे? अरे 2k लिखा है ना, 2.5 तो आएगा ही नहीं। चलो ये ऑब्जेक्टिव है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भाई, 30 सेकेंड। आंसर बताओ अपना। समय शुरू होता है अब। डी। केवल का आंसर आ गया डी, ध्रुव का डी, आयुष्मान का बी। किसको 2.5 करना था भाई? किसको?
अरे 2 × 0.05, 2.5 कैसे करूंगा भाई? 50 होगा ना, मतलब क्या इस मल्टीप्लाई डिवाइड में गड़बड़ हो रही है क्या तेरे से? क्या दिक्कत है? इसका आंसर क्या आ गया भाई? अबे यार, ऐसे ए का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना यार, क्या बोल रहा है यार? सबका टाइम वेस्ट और कर रहे हो। रेट निकालोगे ही क्यों? तेरे को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट थोड़ी दी हुई है यार। ये तो सिंपल है, गिफ्ट है ये। एल एन के वर्सेज आर तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। आर वर्सेज टी स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक्स इज इक्वल टू के टी टाइप, तो ये जीरो ऑर्डर है। सिंपल। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। मैं कह कह के थक गया एसजे। जीरो ऑर्डर मैंने 3 बार बोला, गोला बना दिया वहां पे। सुनते नहीं हो ना यार, अपने मन से करो भाई, अच्छी बात है। फिर इसका आंसर बताओ मुझे। केवल का आंसर है बी। ओके, मयूर का बी, विश्वजीत का डी, आकांक्षा का बी, हर्षित का बी, रिश्क का बी, प्रगति बी, सृष्टि बी, अंकुर बी। बी इज द राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे? डी बी बाई डी टी क्या होगा बताओ? इस रेट से बन रहा है और इस रेट से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये वैल्यू जीरो हो गई तो क्या कह सकते हो? K1A इज इक्वल टू K2B। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? K1 बाय K2 इंटू A। काफी लोगों ने सही किया ये, गुड जॉब, शाबाश। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। ये होमवर्क है यार, ये हो ही जाएगा आप लोगों से। मैथ्स लगानी है इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क है, बट मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ये कल डिस्कस करूंगा। ये करके लाना, सोच के लाना। मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक्सप्रेशन बना के लाना इसका पूरा, ठीक है? ये करो, गड़बड़ मत करना इसके अंदर। ध्यान से सवाल पढ़ना। करो। डी, के का आंसर है डी। ओके, बाकी लोग? बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है भाई? सी, करंट का आंसर आ गया सी, ठीक है। श्रेयस का सी, आकांक्षा का डी, विश्वजीत का सी। अब देखो जेई वाले कितने स्मार्ट हैं। हमेशा क्या होता है, ग्राफ होता है एल एन के वर्सेज 1/t। यहां पे ग्राफ किसके बीच में? एल एन के वर्सेज 1/RT। तो अगर मैं कहता हूं कि ये वाई एक्सेस है, 1/RT तुम्हारे पास एक्स एक्सेस है, तो अगर मैं कहता हूं ये माइनस ये क्या है? स्लोप। और ये क्या है? सी। तो m की वैल्यू क्या है? माइनस ई ए, विच इज नथिंग बट माइनस वाई। तो बताओ ई ए की वैल्यू क्या है? कितने लोगों ने इसका आंसर डी लिख दिया? क्योंकि उन्होंने 1/t पढ़ा, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि 1/RT है।
तो ये बहुत सटल गलती थी। जब ये पेपर आया था काफ़ी लोग बाहर खुश होकर आए कि अरे यार कितना लल्लू सवाल था, इसका आंसर तो y इंटू आर होना चाहिए, लेकिन वो गलत था। तो जिन लोगों ने डी लिखा है गुड जॉब, जिन लोगों ने इसका आंसर सी लिखा है उन्होंने सवाल ढंग से देखा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करके आप लाओगे। कल हम मिलेंगे शाम को 7 बजे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, आई होप सबको मज़ा आया होगा। एक बात सुन लो, ये चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ आपको, केमिकल काइनेटिक सरफेस, एनसीईआरटी सरफेस कर लो अच्छे से, सरफेस तो बहुत ही बढ़िया से उससे कर लो। ये माइक्रो कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कल जो हम करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, वो एक सुपर इंटरेस्टिंग इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग भी है, उसमें कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट बिफोर यू कम टू द क्लास टुमारो, if you're attending the micro course then I don't think, basically see micro course is in much more depth, है ना। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको अभी। आप लोग मुझे प्रॉमिस करिए कि कल पढ़ाई कर कर आएंगे, रिवाइज कर कर आएंगे, फटाफट प्रॉमिस करिए ताकि हम मिलें। और हमको जेई क्रैक करना है यार, जज्बा रखना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए जल्दी से प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। बाय वेंकट, बाय, प्रॉमिस। प्रॉमिस 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 अंश। चलो कल फिर से मिलेंगे यार, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।